बजे की खबरों की शुरुआत शीना मर्डर केस में, जिसमें एक ऐसे चश्मदीद की बातों के साथ हम शुरुआत करेंगे जिसने आज से 3 साल पहले शीना का शव पहली बार देखा था। हम बात कर रहे हैं गणेश ढेने की, जो गांव के प्रधान भी हैं और पूरे मामले में एक बेहद अहम गवाह के रूप में सामने आए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज खेलकर ने। जब से शीना बोरा का हत्या का मामला सामने आया है, मुंबई पुलिस जुटी है सबूत जुटाने में। ऐसे में चश्मदीद अहम भूमिका निभाते हैं पूरा मामला फिर एक बार खड़ा करने में। मेरे साथ ऐसे व्यक्ति है जिसने सबसे पहले शीना बोरा का कंकाल या कहे शव 2012 में देखा था। गणेश, बताइए क्या हुआ था, कैसे आपने देखा था और पूरा मामला अब तक क्या क्या हुआ, बताइए। मेरा मंडप डेकोरेट्स का व्यवसाय है और मैं पुलिस पाटिल भी है, महाराष्ट्र गांव कामगार पुलिस पाटिल का, वो गांव पुलिस पाटिल में है। तो मेरा मंडप का ऑर्डर वर्षा विभाग में जावली गांव में ऑर्डर चालू रहा था। तो आते समय मैं मंडप का सामान छोड़ के वो टेम्पो में भर के आया था। तो खोपोली पेन रोड में एक गागोदे नाम का एक खिंड है, उसमें वो आम का पेड़ बहुत है और मई महीने का टाइम चालू रहा था। आम का पेड़ गिरता है, आम पेड़ से ऊपर से गिरता है। तो बचपन से मेरे को आदत है कि आम गिरा है पका हुआ तो उठाने को जाता है। वैसा ही मैं आम उठा रहा था, इकट्ठा कर रहा था। तो 10-15 आम उठाया मैं इकट्ठा करके। तो मेरा आम वो एक गिरा था, वो उठाने को गया तो मेरा नज़र वो कंकाल गिरा था, वो शव, तो उस पर पड़ा। तो मैं तुरंत थोड़ा घबरा। बाद में मेरे को ये बताइए कि जो कंकाल आपने देखा, हाँ। तो क्या समय हो रहा था, दिन का क्या बजा था? दिन का मेरे ख्याल से वो 10 बजा था उस टाइम। और तारीख क्या थी? 23 मई 2012। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं घर पे आया, वो मंडप का सामान उतरा, वो तुरंत पुलिस में खबर दिया। वो मेरा ही काम, वो पुलिस पाटिल का काम ऐसा रहता है, जब आजू बाजू में अच्छा या बुरा जो कौन सा घटना घटती है तो तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना, खबर देना पड़ता है। इसलिए मेरा फर्ज वो था, वो मैं निभाया। बाद में पुलिस ने उधर जाके जांच की। ये बताइए कि जब से आपने पुलिस को फोन करके बताया, हाँ। तो कौन सी पुलिस आई, कौन अधिकारी आए, कितने बजे आए और क्या साथ में डॉक्टर भी आ गए थे? हाँ, पहले वो हमारा पुलिस स्टेशन ओपी में पड़ता है, वो वर्षाई, उधर मैं खबर दिया। उसने उसका वरिष्ठ अधिकारी है, वो मिर्गे साहब वगैरह, सुरेश मिर्गे, हाँ सुरेश मिर्गे, धांडे साहब, वो सब आया। उसने वरिष्ठ अधिकारी को खबर दी। बाद में वो अधिकारी आने के बाद डॉक्टर को बुलाया। वो जो शव मिला था उसका वो डीएनए करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर बुलाया। कौन डॉक्टर आए थे और कहाँ से आए थे? डॉक्टर वो इधर मांगरूल गाँव है वो हर जगह, वो डॉक्टर उधर आया था। क्या नाम था? ठाकुर, संजय ठाकुर कल के वो आए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया और आपने क्या देखा? और जो वहाँ पे पूरा था, बहुत बास आ रही थी, क्या शव कैसा था, शव के ऊपर कपड़े क्या थे या कैसा था शव, पूरा बताइए जरा। नहीं, वो बॉडी तो पूरा सापला था, जला हुआ सापला था। और उधर कुछ बोले तो कुछ नहीं था, खाली वो रिंग जैसे था, बैक का रिंग जैसे था। और बाद में उसने डॉक्टर ने वो वहाँ से वो हाँ सप्लाई से वो हाड़ वगैरह के लेके वहाँ से हड्डी और सैंपल लिया। कितने सैंपल लिए होंगे, आपको याद है कुछ? नहीं, वो याद नहीं उतना, मगर हाँ लिया था, बहुत लिया था। उसका सैंपल का क्या किया फिर? वहाँ बाद में वो पोस्टमार्टम करने को उधर भेज दिया। अच्छा, फिर अभी क्या हुआ ये बताइए कि अभी 3 साल बाद ये पूरा मामला सामने आया है, तो क्या पुलिस ने आपको फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया? हाँ, बुलाया था। अलीबाग एलसीबी ने मेरे वापस वो जवाब न उनके लिया है। हाँ। बाद में अभी और फिर क्या क्या पूछा अलीबाग के पुलिस ने आपसे? वो पूरा 2012 का जो मामला है उसके बारे में क्या क्या पूछा? 2012 का मामला था, वो सब उसने सामने पूछा, क्या कैसा गड़ा, क्या गड़ा, वो मैंने उस बताया। उस कौन साहब थे अभी वनकोटी साहब थे, जितेंद्र वनकोटी साहब। अच्छा, तो तब 2012 में जो आपने वो पूरा कंकाल देखा था, तो वो कैसा, बैग में पूरा ऐसा बैग के अंदर पैक किया हुआ था या सुलाया था, क्या था? नहीं, सुलाया हुआ था। वो बैग तो दिखता ही नहीं थे ना। बाद में वो उसने क्या किया, पोस्टमार्टम करने को भेजा और वो शव हम उधर ही दफन किया। उधर से आदिवासी वाड़ी के 2 कामगार लाया था। उसने खड्डा खोदा उधर
और उधर ही दफन किया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। शीना मर्डर केस मामले से जुड़ी हुई पहली बार पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, 2012 में रायगढ़ के एसपी आर.डी. शिंदे की पूरे मामले में भूमिका संदेह के दायरे में है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि शिंदे ने 2012 में गुमनाम शव के मिलने की जांच उस वक्त क्यों नहीं की थी। ये सवाल अब उठ रहे हैं। शिंदे ने गुमनाम शव की जांच क्यों नहीं की, मामले को क्यों नहीं आगे बढ़ाया। शीना मामले में एसपी शिंदे की भूमिका पर सवाल। आर.डी. शिंदे उस वक्त रायगढ़ के एसपी थे 2012 में जब शीना का शव मिला था। शीना के गुमनाम शव की जांच शिंदे ने क्यों नहीं की, इस बात पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या अगर उस वक्त जांच की जाती तो इस वक्त पूरा मामला कुछ और होता? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि 2012 में शीना की मौत हुई थी, तब उसका शव मिला था और उस वक्त रायगढ़ के एसपी शिंदे थे। शिंदे ने गुमनाम शव की जांच ठीक तरीके से नहीं की और उनकी भूमिका पर इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच आज तक को संजीव खन्ना और इंद्राणी के बीच इस साल हुई फोन और एसएमएस बातचीत का एक ब्यौरा मिला है। आपको दिखाते हैं कि दोनों के बीच इस साल कितनी बार संपर्क हुआ। ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए पिछले एक साल में 8 बार दोनों ने बात की। 1 जनवरी सुबह 1:40 बजे इंद्राणी ने संजीव को एसएमएस भेजा। 1 जनवरी सुबह 4 बजे संजीव खन्ना ने जवाब दिया और साथ ही 17 फरवरी दोनों ने एक दूसरे को एसएमएस भेजा। लगातार संपर्क में थे दोनों, संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी। और तारीख के अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 19 जनवरी को भी दोनों के बीच लगभग 40 सेकंड की बातचीत फोन पर थी। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवेंद्र, लगातार पुलिस खंगाल रही है तमाम वो सबूत जिसमें एसएमएस, कॉल डिटेल्स और जितने भी तरीके से संपर्क हुआ संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी के बीच। अब इनको आधार बनाकर क्या कुछ सामने आया है, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो एविडेंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है, इसीलिए हर कोरोबोरेटिंग एविडेंस की जांच की जा रही है ताकि इस केस को मजबूत बनाया जा सके। और इसी के चलते ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि घटना के दिन, घटना की रात और उस वक्त आपस में लोगों की बात भी हो रही थी और ये लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में थे, ये साबित करने के लिए इन्होंने कॉल डिटेल को एस्टेब्लिश किया है। इसके अलावा जो वहां से स्केलेटन या जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं उनको इकट्ठा किया है। उस ब्रीफकेस को भी रिकवर करके आज खार थाने में ला करके संजीव खन्ना और इंद्राणी को दिखाया गया है ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके। इसके अलावा और तमाम सबूत हैं, लेकिन सबसे अहम बात में एक और भी निकल करके आ रही है। जब 2012 में यहाँ मिसिंग की बात आई थी और राहुल की तरफ से एक कंप्लेंट देने की कोशिश हुई थी जिसके बाद जांच की जानी चाहिए थी, उस वक्त जांच नहीं की गई। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए जो उस वक्त अधिकारी थे यहाँ पर खार पुलिस स्टेशन में और दूसरे लोग जो शामिल थे जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, उनके खिलाफ भी जांच किए जाने की बात कर रही है कि कहीं इनकी भूमिका संदिग्ध तो नहीं इस पूरे मामले में, या फिर उन्होंने लापरवाही के चलते ही सिर्फ इस मामले की जांच नहीं की। अगर ये ध्यान से करते उस वक्त तो शायद ये मामला उस वक्त ही खुल सकता था और पता चल सकता था कि आखिरकार क्या पूरा मामला था, लेकिन उस वक्त नहीं किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी इसमें कड़ियां हैं उनको अभी तक जोड़ करके पुलिस इस नतीजे पर भी नहीं पहुंच पाई है कि आखिरकार इसका मोटिव क्या था। तो जी शिवेंद्र, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इंद्राणी मुखर्जी और मिखाइल बोरा के डीएनए जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। डीएनए जांच के लिए इंद्राणी के सैंपल लिए गए हैं जिसमें खून और बालों का सैंपल शामिल है। इसे फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में भेजा जाएगा और ये फोरेंसिक रिपोर्ट लगभग 3 से 4 दिन में आएगी। मिखाइल का भी सैंपल लिया गया है। मिखाइल शीना बोरा के भाई हैं और लगातार इस मामले में जानकारी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उन्हें भी नशीला पदार्थ देकर मारने की कोशिश की गई थी लेकिन वो बच निकले थे। और इस पूरे मामले में अब ये डीएनए से मिले सबूत काफी मायने रखते हैं। मिखाइल बोरा का भी डीएनए सैंपल लिया गया है, वहीं इंद्राणी मुखर्जी का भी डीएनए सैंपल लिया गया है।
और इस पूरे मामले में अब एक घोटाले का भी मामला सामने आ रहा है। बेटी शीना बोरा मर्डर केस में फंसी इंद्राणी की मीडिया कंपनी के घोटाले की बात है ये। सरकार की जांच में इंद्राणी की पुरानी मीडिया कंपनी जो कि न्यूज़-एक्स थी, उसमें घोटाले का मामला सामने आया है। आज तक को हाथ लगा है जांच रिपोर्ट। न्यूज़-एक्स को बेचने में घालमेल हुआ था। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक इंद्राणी ने जानबूझकर कंपनी को 168 करोड़ के घाटे में बेचा था। शीना मर्डर केस में मनी कनेक्शन की बात आने के बाद यह मामला फिर से अब सामने आ चुका है। कॉर्पोरेट मंत्रालय की जांच एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की मुंबई ब्रांच ने 23 अप्रैल 2013 की रिपोर्ट में न्यूज़-एक्स के शेयर बंटवारे पर ही सवाल उठाया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी में 99% शेयर इंद्राणी मुखर्जी के थे। एजेंसी ने ग्रुप की फ्रंट कंपनी IM मीडिया, जिसके 51% शेयर दिखाए गए हैं, उसे फर्जी बताया है। जांच एजेंसी ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि 2007 में ग्लोबल इन्वेस्टर ने INX न्यूज में प्रति शेयर 208 रुपए के हिसाब से निवेश किया और जब इंद्राणी ने कंपनी बेची उस वक्त शेयर के भाव 10 रुपए गिर चुके थे, 10 रुपए तक भाव पहुंच गए थे और इस वक्त शेयर बेचे गए। कंपनी को बेचा गया जब शेयर अपने 10 रुपए के भाव पर पहुंच गया था। तो बेटी की कत्ल मामले में घिरी इंद्राणी की संपत्ति को लेकर अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के पास 500 से 800 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मुखर्जी दंपत्ति के पास सेंट्रल मुंबई के वर्ली में एक आशियाना है। वर्ली के मार्लो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आलिशान फ्लैट है। यहां 2 फ्लैट को जोड़कर लगभग 7000 स्क्वायर फीट के फ्लैट हैं और इस फ्लैट की कीमत लगभग 60 से 70 करोड़ बताई जा रही है। और इसके अलावा ब्रिटेन के ब्रिस्टल में भी मुखर्जी परिवार का एक घर है जिसकी कीमत लगभग 60 करोड़ के आसपास है। प्रॉपर्टी के अलावा पीटर और इंद्राणी की कई कंपनियों में हिस्सेदारी है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक INX ग्रुप में ही 500 करोड़ से ज्यादा की हिस्सेदारी दोनों की है। 2006 में 13 कंपनियों में इंद्राणी के शेयर थे और अब इन कंपनियों में कई कंपनियां बिक चुकी हैं।